Hello everyone, welcome back to another epic episode of On Air with प्रियंका। जैसे कि एक बार मिशेल ओबामा ने कहा था कि ऐसा कोई काम नहीं जो एक औरत ना कर सके। घर से लेके ऑफिस, बच्चा संभालना, पूरे फैमिली को संभालना, इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंशियल की प्लानिंग भी करना, ग्रोसरी स्टोर भी जाना, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो एक औरत ना कर सके। आप बिल्कुल बराबर समझ रहे, क्योंकि आज की पॉडकास्ट की जो थीम है वो है दी वीमेंस डे स्पेशल, बैलेंसिंग करियर, पैशन एंड पर्सनल लाइफ। और हमारी आज की जो गेस्ट है वो है मिस रजिया चाने। रजिया चाने हु इज अ इंश्योरेंस एक्सपर्ट इन कनाडा। शी स्पेशलाइज्ड इन इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। सो एंजॉय द एपिसोड एंड प्लीज वेलकम मिस रजिया चाने। हेलो रजिया, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने ऐसे बैठ के। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। पहले तो आपने यहाँ पे मुझको इनवाइट किया और स्पेशली हमारे जो विमेन डेज पे। सो मेरी तरफ से सबसे पहले तो सभी विमेन्स जो भी काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और नई भी कर रही, हैप्पी विमेन्स डे। थैंक यू सो मच। और देखो बात भी कौन कर रहा है, दो विमेन्स बैठी है यहाँ पे। तो वैसे जब विमेन्स बैठ जाती है तो बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती। कभी नहीं। अगर टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, घर वालों के बोलने पड़ते हैं कि अरे बस हो गया, चलो अभी। ये तो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ऑन एयर विद प्रियंका। और जैसे कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि आज की जो थीम है द वीमेंस डे स्पेशल, तो एज अ वीमेन, वो भी एक बिजनेस पर्सन, तो आपके लिए विमेंस डे क्या मायने रखता है? मेरे लिए ये डे बहुत ज़्यादा मायने रखता है बिकॉज ऑफ मैं एक मदर हूँ। राइट। मेरी 2 बेटियां हैं और घर भी संभालना है, बिजनेस भी संभालना है। और बिजनेस भी मेरा ऐसा है जो कोई एवरी डे न्यू जो कस्टमर होते हैं उनके साथ डील करना है, स्पेशली उनकी लाइफ के साथ। सो मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये डे। और मैं एक बार फिर सभी को कहती हूँ हैप्पी विमेंस डे। नाइस। तो जितना थोड़ा सा आज मैं आपके लिए होमवर्क करके आई हूँ, बट आपका ये जो इंश्योरेंस का जो ये बिजनेस था, ये इंडिया में नहीं था। यू एक्चुअली स्टार्टेड इन कनाडा, राइट? और घर, फैमिली और आपकी 2 छोटी छोटी बेटियां भी हैं। तो ये फ्रॉम हाउसवाइफ टू आज एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट, ये जर्नी कैसे हुई? स्टार्टिंग में अगर बताऊं, ये जर्नी तो बहुत हार्ड थी। बट पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको और मेरी ऑडियंस को कि मैं इंडिया, पंजाब से हूँ, पाकिस्तान से नहीं हूँ और किसी और कंट्री से नहीं हूँ। मोस्टली लोगों को ये लगता है, मेरे नाम से लगता है कि मैं सीरिया से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, किस कंट्री की हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं इंडिया वाले पंजाब, स्पेशली हम पंजाबी में जो बोलते हैं मलबई, वहाँ एरिया की, वहाँ से हूँ। अच्छा। बट ये भी मैं बताना चाहती हूँ नानड़ में जैसे मेरा थोड़ा सा टच है ना, जो वो पंजाबी है। सो मेरे को हार्ड हो जाता है, समटाइम मिक्सअप हो जाता है हिंदी में बात करना। तो समटाइम मेरा पंजाबी टच, जो पंजाबीपन है वो मेरा बाहर निकल सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि ये कन्वर्सेशन जितना विदाउट फिल्टर और रॉ रहे, उतना हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए उतना ही अच्छा है। सो मैं बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ विनिपेग में पहले लैंड हुई थी, तो 2016 में यहाँ आई थी। स्टार्टिंग में जैसे सभी करते हैं वही लेबर जॉब मैंने की। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई तब मैंने सोचा कि मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मेरी बेटी को भी लगे कि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी मॉम होनी चाहिए, कोई और नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। पता है मैं भी आज ये जो कर रही हूँ ना, वो मैं पता है किसके लिए कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ताकि मेरे जब बच्चे बड़े हो और देखे कि यार मेरी माँ ने कुछ तो किया था लाइफ में। है। सो तब मैंने ये डिसीजन लिया था। तो मैंने पहले वो अगेन स्टडी की, यहाँ लाइसेंस लिया, फिर इस फील्ड में आई। पहले मैं किसी डिफरेंट कंपनी में थी, डिफरेंट एमजीए थी, वहाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा 2.5 ईयर का। सो उसके बाद मैं 2022 में जब अब मैं लाइक एक्सपीरियर कंपनी में काम कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा चल रहा है इसमें काम और लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दैट्स रियली नाइस रजिया। सो एक्चुअली ना, एक विमेन और वो भी बिजनेस में, और ये जो इंश्योरेंस की फील्ड है ना,
इसमें ना बहुत अलग अलग फैमिलियों से, क्लाइंट से मिलना पड़ता है। तुम ऐसा नहीं तब बोल सकते हो कि अरे यार मेरा बच्चा घर पे है, अरे यार इसकी क्लास है, अरे यार मुझे ग्रोसरी लेने जाना है। आपको सब अच्छे से मैनेज करके आपको क्लाइंट के घर पे जाना पड़ता है, उनके सब फैमिलियों के साथ बैठ के पूरा प्रॉपरली डिस्कशन होता है कि मुझे इंश्योरेंस क्यों लेना है, क्या लेना है। और ऑलरेडी मार्केट में बहुत कंपटीटर्स है। कंपटीटर बहुत हैं। इसमें एक बात और बताना चाहती हूँ मैं अपने बारे में। मेरा ऑफिस है, मैं ज़्यादा काम तो अपना ऑफिस में करती हूँ, घर में काम कम जाती हूँ। वो ऐसा है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, सो वो प्रोफेशनली बात नहीं हो पाती। सो मैं ज़्यादा काम तो अपना ऑफिस में करती हूँ। और जो मेरे क्लाइंट हैं उनको भी अच्छा लगता है जब वो मेरे को ऑफिस में आके मिलते हैं, बात करते हैं। उनकी कह सकते हैं प्राइवेसी होती है, क्योंकि हम समटाइम जॉइंट फैमिलीज होती हैं, सो सभी की प्राइवेसी होती है। सो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्लाइंट के लिए भी बेटर है कि वो एक ऑफिस में एक प्रोफेशनली माहौल में आकर बात करते हैं मेरे से। वाह, एक्चुअली बहुत ही मतलब अच्छे से आपने ये बताया। कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने, क्योंकि इतना इजी नहीं रहता है एक लेडी और वो सीधा इंश्योरेंस की इसमें आ जाए इन्वेस्टमेंट में। तो लोग ना सबसे पहले सवाल उठाते, अरे क्या तुम घर बच्चा संभालो, ये कहाँ बिजनेस करने निकली हो। तो ना बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते। तो आई एम डैम श्योर कि ये चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़े ये होंगे। तो है, चैलेंज तो सभी को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली बीइंग ए मदर। क्योंकि घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, फैमिली को भी टाइम देना है, सब देखना है, क्लाइंट्स को भी देखना है। समटाइम मेरा वीकेंड भी बिजी हो जाता है क्लाइंट से, क्योंकि क्लाइंट का भी ऐसे होता है कि वीकेंड ऑफ होता है, हमारा भी वीकेंड ऑफ, बट वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बच्चों के लिए भी करना पड़ता है, क्लाइंट्स के भी लिए करना पड़ता है ये तो। नहीं, बिल्कुल बराबर बताया। तो फिर आप कैसे रीच आउट करती हो क्लाइंट के पास? इज देयर एनी सोशल मीडिया कि फ्रेंड्स के थ्रू, कि कैसे आप ऐड डालते हो? क्योंकि मतलब बहुत कम लोगों को ना वो खुद से जाते हैं, अरे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, अरे मुझे इंश्योरेंस निकालना है अवेयरनेस, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, बट उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो आप कैसे रीच आउट करती हो? हाँ, मेरा जो रीच आउट करने का तरीका है, पहले तो वो अभी जो आज का डिजिटल का हम बोल सकते हैं, डिजिटल जमाना है, तो मैं ज़्यादा सोशल मीडिया से क्लाइंट मेरे को काफ़ी मिलते हैं और मेरे रेफरेंस भी हैं। और ज़्यादा मैं सोशल भी रहती हूँ। जैसे वो आप देखोगे ये कनाडा में समर में जब कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई कम्युनिटी वाइज हो, कोई लेडीज़ प्रोग्राम, तो मैं सभी पे जाती हूँ, सबको मिलती हूँ, हेलो हाय सबके साथ करती हूँ। सो थोड़ा सोशल भी आपको होना पड़ता है, तभी आपका जो काम पहचानेंगे, तभी तो आपको काम है, आगे लोग रेफरेंस देते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो इन सब इसमें लाइक आपने क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे आप जीतते हो? क्योंकि पॉजिटिव क्लाइंट सर्विस तो सारे ही देते आजकल। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपसे पैसा लेके आपको कुछ गलत सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें एक यूनिक क्या है कि क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना तो बहुत हार्ड है, उसके लिए बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपने काम में क्या हो कि मैं ट्रांसपेरेंसी रखती हूँ। क्लाइंट के आगे भी मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बात करती हूँ। उनको जो पहले उसकी क्लाइंट की नीड देखते हैं, जब भी किसी की इंश्योरेंस करते हैं ना, पहले उसकी नीड देखते हैं, बाकी में उसकी नीड है या नहीं है। समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट को उतनी नीड नहीं होती जितना वो किसी कह सकते हैं, आप किसी फ्रेंड ने बताया भाई हमने तो मिलियन की ली है इंश्योरेंस, और किसी दूसरे फ्रेंड ने बताया कि भाई हमने तो 2 मिलियन की लिया, आप करो ऐसा, आप भी ऐसे ही दो। बट हमने देखना है कि क्लाइंट की अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है। उस अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम क्लाइंट को सर्व करते हैं। सो इसीलिए क्लाइंट का जो ट्रस्ट है हमारे पे बना हुआ है। एग्जैक्टली। फीडबैक आते हैं क्लाइंट के? यस, क्लाइंट के फीडबैक आते हैं। तो इससे हेल्प होती है मतलब बिजनेस को और ग्रो करने की? बहुत हेल्प होती है। क्लाइंट फिर अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो रिलेटिव होते हैं उनको सभी को बताते हैं। नाइस एक्चुअली, मतलब बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ सुन के। सो रज़िया, आजकल ना लोग इंश्योरेंस को बड़ा खर्चा मानते हैं, बोलते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस लेने की, हम अच्छे भले तो है, राइट। बोलते हैं कि हमारी तबीयत भी अच्छी है तो क्यों चाहिए हमको क्रिटिकल केयर वाला इंश्योरेंस। पेरेंट्स आ रहे बच्चों को मिलने के लिए दूसरे देश से, तो बोलते हैं कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो 1-2 महीने के लिए आ रहे, राइट। या मतलब कुछ फैमिली मेम्बर्स मेरे यहाँ पे है तो बोलते हैं कि अरे बेटा
डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता है कि अरे कुछ नहीं, आप अच्छे से दवाई लो तो आपकी तबीयत अच्छी रहेगी और आप ज़्यादा और जियोगे। इंश्योरेंस वाले के पास जाओ तो बोलोगे कि आपके मरने के फायदे बताता है। तो लाइफ में, किसी की भी लाइफ में इंश्योरेंस का क्या इम्पोर्टेंस है? हम सबको इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? थैंक यू प्रियंका, आपने ये बहुत नाइस क्वेश्चन जो मेरे से पूछा है। जैसे हम यहाँ रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, जब घर लेते हैं पहले तो हमको घर की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, जिसको हम होम इंश्योरेंस बोलते हैं। फिर हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में कहीं पे भी जाते हैं, गाड़ी को हम इंश्योरेंस के बिना कहीं नहीं ले जा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम गाड़ी में भी हम हैं, घर में भी हम रह रहे हैं, हमारी फैमिली रह रही है, लेकिन हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे ना। एग्जैक्टली। जो हमारी लाइफ है उसको हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जो हमारी डेथ है वो कहीं पे भी आ सकती है। सो इसीलिए इंश्योरेंस है जो लेना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड, जो लोग मानते हैं कि ये एक एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा खर्चा हमने ऐड कर लिया, हमारे तो यहाँ कनाडा में बहुत सारे खर्चे हैं। सो उनसे मैं ऑडियंस से भी कहना चाहती हूँ, आप इसको खर्चा मत मानिए। आपको जो आपकी नीड के मुताबिक जो सस्ती वाली इंश्योरेंस भी होती है लेकिन आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, वो वाली आप ज़रूर लेके रखिए। जैसे आपने बात की थी पेरेंट्स की, पेरेंट्स यहाँ आते हैं, इंडिया से आते हैं, किसी और कंट्री से आते हैं, बट यहाँ आके जो हमारा अगर देखिए तो मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है पेरेंट्स के लिए एक्चुअली, क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो विजिटर पे होते हैं, सुपर वीज़े पे होते हैं, उनका मेडिकल यहाँ कवर नहीं है। और उसको कवर, वो खर्चे को कवर करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप सुपर वीज़ा, विजिटर वीज़ा इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखें। अच्छा। सो इसीलिए हमको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। नो रज़िया, एक्चुअली वेरी वेल एक्सप्लेन। बट ये लाइफ इंश्योरेंस का क्या है? मतलब लाइफ इंश्योरेंस पता तो है कि बहुत ज़रूरी होता है, या ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ये दोनों चीज़ें आप बता सकते हो कि क्यों ज़रूरत है इसलिए? हाँ, दोनों में डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में भी डिफरेंट है और ट्रैवल इंश्योरेंस में भी डिफरेंट है। लाइफ इंश्योरेंस को हम एक कंसीडर करते हैं एज ए डेथ बेनिफिट। इसको ऐसे, क्योंकि लाइफ है, हमारी लाइफ पे ही डिपेंड है। अगर हमको कुछ हो जाता है, सपोज हमारे फैमिली मेंबर में, घर में जो भी मेन ब्रेड अर्नर है, जिसके हम कह सकते हैं जिसके ऊपर सारा घर चलता है हमारा, अगर उसको कुछ हो जाता है, बाकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? क्योंकि हमारी जहाँ कनाडा में तो कोई खास के हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं है, हमको कुछ बना बनाया नहीं मिला, हमने जीरो से स्टार्ट किया है, हम फ्रॉम स्क्रैच। यस, हमने जीरो से स्टार्ट करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर घर के मेन ब्रेड अर्नर को कुछ हो जाता है सो बाकी फैमिली सफर ना करे, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस है उसको जरूर लेके रखें। बिल्कुल। और सेकंड, आपने बात की थी ट्रैवल इंश्योरेंस की, राइट? जो हमारे कैनेडियन है वो भी ट्रैवल करते हैं और हमारे पेरेंट्स है वो भी इंडिया से यहाँ आते हैं। सो उन दोनों को ट्रैवल इंश्योरेंस हम जरूर रेकमेंड करते हैं। बिकॉज ऑफ सम टाइम क्या होता है कि हम ट्रैवल करते हैं, प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, हमारी हेल्थ का हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है उसको कवर करने के लिए हम कहते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो जरूर लेके रखो। एग्जैक्टली। अभी कोरिया में हादसा हुआ था कि रनवे पे जो चल रहा था फ्लाइट, वो जाके टकरा गया। तो मतलब इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मेरे फील्ड में जो देखती हूँ हमारे कनाडा में, हमारी कम्युनिटी में जो ज़्यादा मैं देखती हूँ, हमारे लोग है जो ज़्यादा ट्रक ड्राइवर है। अगर देखिए जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो जॉब है बहुत ज़्यादा रिस्की मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने सारा दिन रोड पे रहना है। और कनाडा का तो वेदर भी ऐसा है, कंडीशंस भी ऐसी होती हैं रोड की, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। सो उनको हम जरूर रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस जरूर लेके रखें। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, मेरी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि जो भी ट्रक ड्राइवर होते हैं और जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, स्पेशली यूएसए में जाते हैं, यूएस, यस, यूएसए में जाते हैं, यूएसए में जो मेडिकल एक्सपेंस है ना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। सो उनको कवर करने के लिए हम स्पेशली इंश्योरेंस होती है जो यूएसए का मेडिकल एक्सपेंस कवर करती है, वो देते हैं ट्रक ड्राइवर को। अच्छा। हाँ, एक्चुअली ट्रक ड्राइवर ही क्यों, हम सबको एक्चुअली सब, मतलब सिर्फ
मतलब उसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस मतलब डिवाइड होता है कि Right. किसको कितना चाहिए कवरेज, या किसको कितना कवरेज, किसको कितना हाँ, चाहिए। और एक बात और भी है, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, हाँ, ट्रक मैकेनिक है, जो भी आउटसाइड वर्क हाँ, करते हैं, उनके लिए मेरा खास जो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा डिफरेंट क्या है इंश्योरेंस के अलावा, सो वो हम देते हैं लिविंग बेनिफिट। मैं आपको इसी बारे में पूछने वाली थी क्योंकि मैं अपनी व्यूअर्स को बता दूं, मैं जहाँ पे हूँ मनीटोबा स्टेट में, उसका जो लाइफ बेनिफिट का जो लाइसेंस है वो सिर्फ मिस रजिया चाने के पास है। यस, सो जो बेनिफिट है लिविंग बेनिफिट हम बोलते हैं, उसकी फर्स्ट लाइसेंस मैनीटोबा में मैं ही हूँ और मेरी टीम में 2 लड़की हैं जो काम कर रही हैं। सो ये डिफरेंट है लिविंग बेनिफिट। ये कैसे मिलता है लाइसेंस, मतलब आपको ही मिला है तो इसका क्या एग्जाम रहता है या खुद को मतलब एक प्रूव करना पड़ता है क्लाइंट के थ्रू? हाँ, ये सब प्रूव करना पड़ता है। अच्छा। जो कंपनी है वो हमारा बैकग्राउंड सभी चेक करती है और हमको एक्स्ट्रा पेपर भी देने पड़ते हैं, इसके लिए स्टडी भी करनी पड़ती है, फिर जाके हमको ये लाइसेंस जो मिलता है। अच्छा। इस लिविंग बेनिफिट में जो पहले जैसे इंश्योरेंस सभी करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीटर है, मैनीटोबा में बहुत कंपटीटर हैं। सो मेरा मानना था कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ अपने ऑडियंस के लिए, मेरे जो क्लाइंट है उनके लिए मैं डिफरेंट चाहती हूँ, उनको मैं डिफरेंट क्या दे सकती हूँ अपनी तरफ से, उनका क्या बेनिफिट मैं कर सकती हूँ। सो लिविंग बेनिफिट है जो उसको पहले जो सभी मानते हैं कि ये एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, एक क्रिटिकल इंश्योरेंस है। अच्छा। बट जो मैं प्रोवाइड करती हूँ वो ना तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है और ना ही क्रिटिकल इंश्योरेंस है। अच्छा, तो वो फिर कौन सा है? वो है जैसे हम सिक हो गए, या हम सपोज कर सकते हैं कि पैर फिसल गया, ओके, कहीं पे भी फ्रैक्चर हो गया, या कोई ऐसी सिकनेस आ गई, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, अगर वहाँ अगर हॉस्पिटल में आप 20 आवर स्टे करते हो, देन नेक्स्ट 10 डेज का कंपनी आपको पे करती है। बट अगर आप सोचिए कि क्रिटिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, वो अब डिसेबिलिटी है ना जो आपकी इनकम प्रोटेक्ट करती है, अगर आप काम पे हो, काम पे आपको कुछ भी हो जाए, सट लग जाए, तो वो कवर करेगी। अच्छा। जो क्रिटिकल है वो जैसे मेजर होती है हमारी, लाइक 25 to 26 इलनेस हम काउंट करते हैं मोस्टली उसमें। अगर मेजर कोई इलनेस आपको आती है तब वो बेनिफिट आपको मिलता है। अच्छा। बट जो लिविंग बेनिफिट है, इसमें हम क्या है कि 15 डेज के बेबी से लेकर 85 की एज तक कवर करते हैं। ओह, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, आजकल ना हार्ट का बहुत निकला है, लोगों को बड़ी तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मतलब हम क्योंकि हमारा खाना सब चेंज हो गया है, राइट? पार्टियाज हो रही है, खाने पे कंट्रोल नहीं है, या मैं बोलती हूँ कि हमारा वर्क कल्चर भी ऐसा हो गया ना कि खाते हैं और बैठते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, या ऐसे वेदर में कनाडा में हम कहाँ जाए, या इंडिया में भी अगर देखो आप तो बहुत भागदौड़ है, राइट? तो अगर ऐसे इसमें अगर आपको कभी कुछ हो जाता है और अगर आपको हॉस्पिटल विजिट करनी पड़ती है तो ये उसमें भी कवरेज होता है? ये उसमें कवर है, अगर आप हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं। अच्छा। तब कवर है। जैसे जो मैं लाइव एग्जांपल अगर बताऊं, जहाँ मैं रहती हूँ, नॉर्थ में रहती हूँ मैं विनिपेग में। अच्छा। मेरी वो स्ट्रीट है ना, वहाँ मैं 3 केसेस ऐसे देख रही हूँ बच्चों के, छोटे बच्चों के, जिनको प्रॉब्लम है। और बच्चों का हम कभी नहीं चाहते और ना ही कभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो जाए। जो मैं अपनी आंखों से उनको देख रही हूँ, उनकी कंडीशंस हुई कब? पैदा होने के बाद, किसी की 1 ईयर के बाद, किसी की 2 ईयर के बाद। उनकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको कभी इंश्योरेंस नहीं देती जब तक जो प्रॉपरली ठीक नहीं होते, प्रॉपर मतलब प्रॉपरली फिजिकली मेंटली वो ठीक नहीं होते। उसमें क्या होता है कि बच्चों को भी हम समटाइम ऐसा होता है कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो तब क्या होता है, जो मेरा इस लेने का मेन रीजन क्या था, जो मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, 3 साल पहले मेरी बेटी सिक हो गई। सिक हुई, वैसे हम बोलते हैं खंघ जुकाम बच्चों को ऐसे हो जाता है, लाइक दैट। जस्ट हमने भी इतना सीरियस नहीं लिया, जस्ट लाइक दैट, जस्ट नॉर्मल है, फ्लू है, वेदर ऐसा है यहाँ कनाडा का, सर्दी खांसी हो गई। हाँ, सर्दी खांसी हो गई। तो तब क्या है, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने देखा कि आपकी बेटी को टॉन्सर है। टॉन्सर हम बोलते हैं ना गले में। तो उन्होंने उनकी सर्जरी की बेटी की। बेटी मेरी 2.5 ईयर की बेटी थी मेरी, और उनकी वो सर्जरी की। हम वहाँ बाहर बैठे रो रहे थे, हस्बैंड रो रहे थे भी, अब क्या करे, बच्चा इतना छोटा है।
कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से अब बच्ची सब ठीक है। बट तब मेरे को रियलाइज हुआ इस बात का कि मैंने अपना काम छोड़ा, हस्बैंड ने काम छोड़ा, बच्चों की तो हमने केयर करनी है। एग्जैक्टली। सो उनका पे कौन करेगा? कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करेगी, नहीं, कोई भी आपको पे नहीं करेगा। तब मैंने डिसीजन ये लिया था कि मैं कुछ ऐसा लाना चाहती हूँ, डिफरेंट चाहती हूँ ऐसा कि अगर आपका बच्चा भी घर में बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है ना आपका बच्चा, सो उस जो आपने अपना काम छोड़ा है, राइट, उनका पे ऑफ कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ सभी तो अगर आप कह सकते हैं कि किश्तों पे है। हाँ, सभी की इंस्टॉलमेंट जा रही है, सबकी, घर की, कार की, सब कुछ, एक कपड़ा खाना छोड़ के सबकी इंस्टॉलमेंट जा रही है। अगर आप 3 to 4 भी काम पे नहीं जा रहे तो आपको टेंशन पड़ जाती है इंस्टॉलमेंट कहाँ से जाएगी। सो इन सब को देख के मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जो मैं एक बच्चे को लेके 85 की एज तक कवर करूँ। बिल्कुल। सो हमारे जो लिविंग बेनिफिट है इसमें आते हैं। सो अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है बच्चे से लेके बड़े से, उन डिपेंड करता है उनकी कंडीशन कौन सी है, सडनली एक्सीडेंट हुआ है या कोई और सिकनेस थी, उसी अकॉर्डिंग हम पे करते हैं। और एक बात यहाँ और है, हमारे जो जैसे इंडिया से पेरेंट्स आते हैं, राइट, काफी के पेरेंट्स है पिछले 4-5 साल से परमानेंट रेजिडेंस हुए हैं। अच्छा। जब हमारे पेरेंट्स जो रेजिडेंस परमानेंट हो गए हैं, बट उनकी जो एज है नियर 60-65, मोस्टली सारे पेरेंट्स की जब तक बच्चा सेटल होके उनको बुलाए कनाडा में या किसी भी कंट्री में, तब तक उनकी एज आई थिंक 60 पार हो चुकी है, 60 हो जाती है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 60 के प्लस बहुत कम इंश्योरेंस देती है क्योंकि उनके लिए रिस्क है। हाँ, आई थिंक सब चेकअप करना पड़ता है। हाँ, और वो रिस्की भी रहता है। रिस्की भी है। अगर उनका देखिए सो उनके लिए भी हम जो लिविंग बेनिफिट देते हैं। क्यों देते हैं कि उनको अफोर्डेबल नहीं है उनकी लाइफ इंश्योरेंस, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, $300 to $400 पर मंथ का अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ये उनके लिए अफोर्ड करना इजी है। अगर मैं एग्जांपल देकर बताऊं, किसी की 65 है, नियर अबाउट 65, देन उनका प्लान है ना जो हम एक $100 में कवर कर देते हैं इजीली। सो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो परमानेंट रेजिडेंस यहाँ कनाडा में फ्यू ईयर हुए हैं, लास्ट ईयर हुए हैं, सो उनके लिए ये गुड प्लान है, लिविंग बहुत अच्छा है। $100 कैनेडियन, राइट? यस। कहीं बाहर खाना खाने जाओ तो इससे ज्यादा बिल आता है। इससे ज्यादा बिल आता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हम जो इंश्योरेंस है उसको एक्सपेंस मत मानिए, उसको अपनी नीड के मुताबिक उसको लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेंस है अगर सोचा जाए, अगर आप इंश्योरेंस का थोड़ा सा सेविंग साइड लेके जाओगे, इन्वेस्टमेंट की साइड लेके जाओगे, आप एक एक्सपेंसिव प्लान लोगे तो एक्सपेंस माना जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, जस्ट प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर प्रोटेक्ट करना है, बच्चों की नीड्स को प्रोटेक्ट करना है, देन लाइफ इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं है। बिल्कुल, एंड वेरी वेल एक्सप्लेन रजिया। तो एज अ कैनेडियन सिटीजन की अगर बात करें, अगर हमको लाइफ इंश्योरेंस लेना है या क्रिटिकल लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ प्रियंका, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आज मेरे को पूछा है और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ। अगर आप भी देख रहे हैं कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, तो सबसे पहले जो लाइफ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इंश्योरेंस है वो इफेक्ट करती है आपकी एज पे। हाँ, आपकी एज कितनी है। हाँ। जितना आप छोटी एज में ले लोगे इंश्योरेंस, उतना जो आपका प्रीमियम है वो कम होता है, बहुत ज्यादा कम आपको मिलता है, अफोर्डेबल भी होता है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और सेकंड जो बात का आपने ध्यान रखना होता है सभी ने, वो है आपकी हेल्थ। राइट। जेकर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको प्रीमियम भी बहुत अच्छा, बहुत सस्ता इंश्योरेंस है जो आपको मिलती है। आजकल क्या है कि हम कह सकते हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल छोटी सी लगती है, सुनने में छोटी लगती है, बट इनका जो इफेक्ट होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी इसको बहुत ध्यान से चेक करती है। जैसे जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो एवरी कंपनी जो आपका मेडिकल पहले
लेती है। एक तो आपके डॉक्टर की तरफ से चल जाता है, और सेकंड उन्होंने खुद अपनी तरफ से सैंपल लेने होते हैं मेडिकल, फिर उसके बाद जाके आपकी इंश्योरेंस से जो अप्रूव होती है। सो सबसे पहले तो मेन तो आपकी एज मैटर करती है, सेकंड आपकी हेल्थ मैटर करती है, अगर आप किसी की तरह भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो। सो स्पेशली आज तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। हेल्थ का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तभी आपको सस्ती वाली इंश्योरेंस हम दे सकते हैं, नहीं तो फिर सभी ने कहना कि रज़िया मैम तो बहुत महंगी इंश्योरेंस देते हैं आपको। हाँ, नहीं सीरियसली ध्यान हेल्थ का रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, हमारे पीछे हमारी पूरी फैमिली, बच्चे पेरेंट्स सब होते हैं, राइट। वो बोलते हैं ना कि मरना बहुत आसान है, राइट, जीना मुश्किल है। तो रज़िया एज ए इंश्योरेंस एक्सपर्ट, मेरे 2 बच्चे हैं, राइट, ठीक है, और मेरे दोनों बच्चे 12-13 साल के, एक छोटा बच्चा है मेरा। तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए अगर कुछ मैं इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर बच्चों की बात करते हैं, जैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं, हाँ, सो अपने बच्चों के पहले तो मैं सोच के सेम चीज़ ही मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ, हाँ, जो मैं अपने बच्चों को दी है, हाँ, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे वैसे ही आपके बच्चे हैं, राइट। सो उसी के हिसाब से पहले जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट, जैसे RESP हम बोलते हैं, आपने भी शायद सुना होगा, अभी तो टैक्स फाइलिंग का सीजन प्लान, या सो जो वो है कैनेडियन प्लान जो हमारी गवर्नमेंट तरफ से ओपन होता है, उसमें क्या है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको 20% मिलता है, बट उनकी लिमिटेशन है, कंट्रीब्यूशन की लिमिट है कि आप कितना कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको मिलता है। सो पहले तो आप एक इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं, जब भी आपके बच्चे 17-18 ईयर के होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, सबसे पहले उनको नीड होती है, उन्होंने कोई भी स्टडी करनी है, कोर्स करना है, कुछ भी करना है, पैसे की जरूरत है, वो यूज कर सकते हैं। और सेकंड मैं पर्सनली रेकमेंड जो करती हूँ वो है होल लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, और इसमें एक बात और भी हमने पहले जैसे डिस्कस किया था बच्चों का, मैं बता रही थी आपको कि मेरे नेबरहुड में ही ऐसे बच्चे हैं ना, सो ये रेकमेंड इसीलिए करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, हम आपकी जो पेमेंट है वो तो 20 ईयर ग्रांटेड है, आपने 20 ईयर ही पे करनी होती है, बट जो होल लाइफ है वो आपके बच्चों की पूरी लाइफ को कवर करती है, राइट। इवन कि आप सोचो तो आप अपने ग्रैंड जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनको भी एक गिफ्ट देकर जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने पे किया, राइट, उसको वैसे आप यूज कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि ऑनर तो आप हो ना, ऑनर तो आप हो, बच्चा तो आपका 18 ईयर का नहीं हुआ अभी, आप भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप चाहिए कि आपको अपने बच्चों को ऐसा गिफ्ट देना है, जब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना आता है, उसको नई गाड़ी भी चाहिए, उसको घर भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, फिर उनकी शादी भी करनी है ना, वो भी खर्चे हैं यहाँ, वो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, तब आप यूज कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं। सेकंड ये है कि जो उनकी बच्चों की आज हमने होल लाइफ इंश्योरेंस ले ली है, तो बच्चों को लाइफ टाइम वो इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बराबर है, राइट। क्योंकि नहीं तो पहले जैसे हमने बात की थी, एज बहुत मैटर करती है, एज फैक्टर, एज फैक्टर है, हेल्थ फैक्टर है, अगर कोई बच्चों को छोटे से ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब उसको हार्ड हो जाती है इंश्योरेंस लेना, राइट। सो इसीलिए हम मोस्टली रेकमेंड करते हैं अगर आपके बच्चे हैं उनके लिए, अगर आप सेविंग करना चाहती हैं तो बेटर 2 प्लान ही है, जिसको हम कहते हैं मोस्टली इन्वेस्टमेंट एंड होल लाइफ इंश्योरेंस। मुझे तो लगता है ना कि बच्चों को बर्थडे पे यही गिफ्ट देना चाहिए, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। इसमें ना मतलब वो बोलते ना कि 2-4 महीने नहीं, ये पूरी जिंदगी तक चलेगा। और ये इसका ये भी है, अगर हमने यूज कर रहे, हमारे सपोज करो हमारे बच्चे भी नहीं यूज कर रहे, वो मिलना किसको है आगे चल के उनके बच्चों को। सो इसको हम 3rd जनरेशन गिफ्ट भी बोल सकते हैं, कि हमारी जो 3rd जनरेशन है उनको हम एक अच्छा सा गिफ्ट यहाँ छोड़ के जाते हैं। वाओ, दैट्स रियली नाइस। सो रज़िया, बच्चों का तो हो गया, फिर आते हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल 30 से लेके 45-50 तक, थोड़ा सा उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनका मेन तो हम लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड क्रिटिकल, 3rd डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, लाइफ का जिसको हम कंसीडर करते हैं मोस्टली डेथ बेनिफिट एज ए डेथ,
वो हमारी डेथ पे सभी को मिलता है। सेकंड आ जाता है हमारा क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल है जो हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि हम कौन सी बीमारी है, हमको कब हो सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं। सो मेरे क्लाइंट बेस में जो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मेरे क्लाइंट थे, ट्रक ड्राइवर थे वो क्लाइंट, राइट। उनका क्या हुआ, ट्रक से घर आके लेट रहे, सो रहे हैं, सडनली उनको हार्ट अटैक आ गया। ओह। जब उनको हार्ट अटैक आया 911 की डॉक्टर ने संभाल लिया, बट उनके स्टंट थे वो डले, या वो डाले, राइट। अभी तक जिंदा है वो, बट अगर उन्होंने क्रिटिकल इंश्योरेंस ली है तो वो लमसम उनको पे हो जाता है। अच्छा। उनकी हेल्प हो जाती है। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आप 6 मंथ 1 ईयर के लिए काम ही नहीं कर सकते। हाँ। तो क्या करेगा अगर घर में वही पर्सन ब्रेड है। यस, एग्जैक्टली। या सो वो क्रिटिकल इलनेस किसी की तरह आप कह सकते हैं, किसी की तरफ जो भी इलनेस हमारी हो जाती है उसको कवर करने के लिए हम क्रिटिकल इलनेस का जो ऑफर करते हैं। अच्छा। और एक बात और भी है, स्पेशली लेडीज, हम लेडीज कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जब बच्चों को पैदा करते हैं, जब हमारे जो बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, सो एज ए वीमेन, एज ए लेडीज, हमको तो मेक श्योर कि हमारे पास क्रिटिकल इंश्योरेंस ज़रूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बातें वही है ना कि मतलब कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। आजकल ना कैंसर भी बड़ा ये होता है, तो इसमें वो भी कवर होता है। हाँ, वो कवर होता है। हमारे पास ऐसे इंश्योरेंसेस भी है जो कैंसर भी कवर करती है। हमारे पास ऐसे लिविंग बेनिफिट भी हैं, अगर ऑलरेडी किसी को कैंसर है वो भी कवर करते हैं, बट उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 ईयर का पीरियड होता है, फर्स्ट 2 ईयर आपको वो कवरेज नहीं मिलती, आफ्टर 2 ईयर आपकी कवरेज जो स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है आपका कौन सी स्टेज पे जो कैंसर है, क्लाइंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमारे पास ऐसी कंपनी भी है, अगर बाकी सभी कंपनी आपको ना बोल दी है कैंसर की वजह से, महंगी जरूर होती है वो इंश्योरेंस, बट हम देते हैं, कैंसर पेशेंट को भी देते हैं इंश्योरेंस। अच्छा। इसीलिए मैं आज भी कह रही हूँ कि अपनी सेहत का ध्यान पहले से ही रखे, अपनी एज के अकॉर्डिंग आप पहले से इंश्योरेंस लेके रखे तो आपको एक्सपेंसिव भी नहीं लगेगा, एक्सपेंसिव आपको मिलेगी भी नहीं। बिल्कुल फिर बिल्कुल ही चीप आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया ये। फिर और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ, जैसे हमारी वो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होती है, उसमें क्या होता है कि हम जैसे काम पे जाते हैं, वहाँ कुछ भी हो गया, कोई भी हैपनिंग, जहाँ हम लेबर जॉब करते हैं, जहाँ कोई ट्रक मैकेनिक है, उनमें कुछ सा कोई कट सा लग गया, उनको भी चाहिए कवरेज, तो वो भी हम देते हैं, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी देती है। बहुत ही अच्छे से, वाह। और अभी मतलब अभी बच्चे हो गए, हम लोग हो गए, हमारे पेरेंट्स के लिए क्या मतलब क्या अच्छा रहेगा? पेरेंट्स के लिए तो अच्छा, मैं पहले भी बात की थी जैसे लिविंग बेनिफिट की, वही अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑफ उनका एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। समटाइम ये होता है कि हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी कोई ना कोई हेल्थ की इश्यूज होते हैं, सो सम कंपनियां नहीं उनको इंश्योरेंस देती, सो उनके लिए रेकमेंड हम लिविंग बेनिफिट करते हैं कि वो लिविंग बेनिफिट लेके रख सकते हैं। समटाइम उनकी हेल्थ कुछ भी खराब हो रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सो इजीली उनको कवर अप जो मिल जाएगा। राइट। आजकल ना बहुत सारे पेरेंट्स इंडिया से कनाडा आते हैं या किसी और कंट्री भी जाते हैं, और कब वो बोलते हैं ना कि कभी कोई चीज़ें प्री प्लान नहीं होती है, और बहुत सारे ऐसे भी देखे गए केसेस कि उनके पेरेंट्स का यहाँ पे देहांत हो जाता है। तो मतलब बहुत सारे ना आजकल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं गो फंड में, क्योंकि ना उनको मतलब यहाँ से अपने जो मर गए हैं उनकी बॉडी को यहाँ से फ्लाइट से इंडिया लेके जाना है, फिर वहाँ पे कुछ क्रियाकर्म करना है, या अगर कोई किसी को यहीं पे करना है तो उसका कैसे होता है, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है और एयरफेयर वाले बहुत चार्जेस भी करते हैं। तो अगर एक नॉर्मल इंसान है जो बेचारा अपना पैसा कमा रहा है, और अगर वो पेरेंट्स को बुलाता है, अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो कैसे करे? क्योंकि मैंने इतना सुना है कि पैसे बहुत लग जाते हैं, $30,000 to $40,000 उसमें लग जाते हैं। या ये आपने अच्छा सवाल मेरे को किया है। जब भी हमारे पेरेंट्स
इंडिया से आते हैं या किसी भी कंट्री से यहाँ आते हैं, सो सबसे पहले तो हम मेक श्योर करते हैं कि अगर उनका जो वीज़ा है, विजिटर है या सुपर वीज़ा है, पहले उसकी इंश्योरेंस आप लें। अच्छा। जब आपके पास इंश्योरेंस, हाँ मिनिमम रेकमेंड करते हैं हम 1 लाख की रेकमेंड करते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की एज ज़्यादा है या हेल्थ इश्यूज है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, 5 लाख तक ले सकते हैं, 1 मिलियन तक ले सकते हैं आप। तो ये 1 लाख 5 लाख डॉलर? यस, डॉलर। ओके, डॉलर। हाँ, उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ कोई भी उनको प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी जाते हैं, तो सब वो इंश्योरेंस की तरफ से कवर होता है। अगर उनकी जो बॉडी है हमने इंडिया लेके जानी है, वो सब भी इंश्योरेंस की तरफ से कवर होता है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके अगर पेरेंट्स यहाँ विजिट कर रहे हैं, ये मत सोचो कि उन्हें 1 मंथ के लिए आना है, 2 मंथ के लिए आना है, 3 मंथ के लिए आना है। सो पहले उनकी कवरेज है तो जरूर लेके रखें। बिल्कुल, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपना खाना, अपना कपड़ा साथ में लेके जाते हैं, भले ही हम वहाँ पे 2 ही दिन रुकेंगे, बट साथ में सब लेके जाते हैं। तो इन्होंने ये जो पॉइंट बताया अभी इंश्योरेंस का, तो अपने पेरेंट्स जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब ऐसा मत सोचिए कि वो 1 महीने के लिए आ रहे या 2 महीने के लिए आ रहे, बट वही है कि उनके लिए एक अच्छा से इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि ऑफ कोर्स वीज़ा मैटर करता है, जैसे आपने बताया कि विजिटर वीज़ा पे आ रहे या सुपर वीज़ा पे आ रहे। तो इसमें ना एक सवाल पूछूंगी, अगर किसी का कोई यहीं पे रह रहा है एज अ PR है, और उनको PR या सुपर वीज़ा पे यहीं पे रह रहे पेरेंट्स 5-10 सालों से, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो हम तो दूसरे कंट्री में है, तो मतलब तो यहाँ पे अगर अपने को फ्यूनरल करना है तो कैसे होता है वो? हाँ, ये आपका सवाल काफ़ी अच्छा है। अगर हमारे पेरेंट्स को जहाँ कुछ भी हो जाता है, अगर उन्होंने इंश्योरेंस पहले ले रखी है, तो सभी जो खर्चा है वो कंपनी की तरफ से कवर हो जाता है। जो आपने जैसे फ्यूनरल की बात की, राइट, हाँ, इसमें क्या है कि हम इसको एक फाइनल एक्सपेंस काउंट करते हैं। फाइनल एक्सपेंस में क्या होता है कि हमारे मरने के बाद हमारे जो कह सकते हैं हम क्रेडिट कार्ड के कुछ डेट हैं या कुछ टैक्सेस होता है, हमने गवर्नमेंट को फाइल करना होता है, प्लस हमारा जो फ्यूनरल कॉस्ट है वो ऐड हो जाती है। उनको हम सब फाइनल एक्सपेंस बोलते हैं। उनको कवर करने के लिए भी हम स्पेशली इंश्योरेंस है जो देते हैं कि आप अपना फ्यूनरल एक्सपेंस है जो उनको कवर कर सकते हैं। सो जो ईजिली है सभी ले सकते हैं, सबके लिए। अच्छा, सो रज़िया, जैसे अभी आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, जब पैंडेमिक आया था, मतलब 2019-2020 की हम बात करें स्पेशली, तो जब वो कोविड आया था बेसिकली, तो बहुत से लोगों को मतलब ना उसमें बहुत सारे लोग मतलब मर गए एक्चुअली, ठीक है। और जब वो बीमारी हुई तो देख के बीमारी नहीं हुई कि अरे मेरे घर में तो एक ही अर्निंग सोर्स है, उनकी पूरी फैमिली को हमने ऐसे सुना है कि मतलब वो चले गए। और तब ये इंश्योरेंस कब काम आया फिर? हाँ, यही तो मेन है, यही सब तो मेन है कि जब ये सब हुआ तो हम बोल सकते हैं कि 2019 और 20 में काफ़ी सारा डेथ हुई सभी, और वर्ल्ड में सभी लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए इसी के। और जिन के पास इंश्योरेंस थी तो तब सब कंपनी ने उन सभी को पे ऑफ किया है। इसलिए तो कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है आपको कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, सो जरूर लेके रखनी चाहिए इंश्योरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारे कह सकते हैं लाइव एग्जांपल है 2019 की। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा पैंडेमिक आएगा और पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम इंश्योरेंस की इतने अच्छे से बातें आपने एक्सप्लेन की। बेसिकली हम अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, सबको पता है टैक्स सीजन है, इंडिया में से लेकर कनाडा तक सब टैक्स सीजन है। तो अगर ऐसे इसमें थोड़ा सा टैक्स बचाना है या थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बारे में आप क्या बताओगे? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है कि अभी तक हम जो बातें कर रहे थे इंश्योरेंस की बातें कर रहे थे, सो हमारे ऑडियंस को भी कुछ डिफरेंट चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या करना है? इन्वेस्टमेंट में हम मोस्टली करते हैं जैसे TFS से करते हैं, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, देन हम FHS से फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट, उसके बाद आ जाती है RRSP रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट। सो इन सब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ क्या क्या होते हैं। कोई भी जब इंडिया से यहाँ आता है, चाहे वो स्टूडेंट है, वर्क परमिट है, PR है, घर बनाना सभी का ड्रीम है।
ड्रीम होम जो हम कहते हैं ड्रीम होम सबने बनाना है। सो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपको सेविंग अपने करनी है बट टैक्स भी बचाना है अपने, तो उसके लिए जो बेस्ट होता है वो होता है FHS जिसको बोलते हैं फर्स्ट होम सेविंग प्लान। इसमें क्या है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से उनकी लिमिटेशन है कि एक साल में आप 8,000 ही डाल सकते हो, उस 8,000 पे आप टैक्स बचा सकते हो, उसका अपने टैक्स नहीं पे करना है। सो जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको आप, वैसे जरूरी नहीं है आपने 8,000 भी डालना है। सम टाइम पीपल डर जाते हैं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, इतनी सेविंग हम कहाँ से डालें, कहाँ से इन्वेस्टमेंट, बट इसको स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। $50-100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और सेकेंडली इसमें ये है, ये नहीं कि आपने 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर 4 ईयर आपने कर लेना है। आपके पास काफी टाइम होता है, एटलीस्ट 15 ईयर का टाइम होता है। उसमें जब भी चाहे आप अपना घर है जो ले सकते हैं, और आपकी जो साइड पे इसको बोलते हैं ना, वो सेविंग पड़ जाती है। सेविंग साइड पे अगर हो, ये आपको पता भी नहीं चलता कि आपका जो ड्रीम होम है उसके लिए जो मनी है साइड पे कैसे रेडी हो गई है। सो इन्वेस्टमेंट में ये बेस्ट है। जो भी हमारे स्टूडेंट, वर्क परमिट पीपल और पीयर्स जहाँ है अभी तक जिन्होंने घर नहीं लिया है, सो वो अपना जो फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट है उसको ओपन करवा कर जरूर रखें। और सेकंड बात करते हैं हम TFSA की, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। इसमें क्या है कि हमारे खर्चे तो बहुत ज्यादा हैं, बट फिर भी हम सोचते हैं कि थोड़ी सी सेविंग है हम कर ले, $50-100 $200 हम साइड पे सेविंग रख ले, हमारे इमरजेंसी में काम आए। यहाँ इमरजेंसी फंड रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपके पास 3 मंथ का जो आपका एक्सपेंस है उसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं, वो साइड पे सेविंग रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, सो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट में TFSA अकाउंट है जो भी ओपन करते हैं। एक बात मेरे माइंड में और आ गई, आप भी पता नहीं आपने पूछना है ऐसे नहीं पूछना, बट मैं बता देती हूँ। बिल्कुल। बहुत लोगों का सवाल ये होता है TFSA तो बैंक भी ओपन करती है, हमारा क्या डिफरेंस है? या बैंक भी ओपन कर रही है, हम भी ओपन कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? वही TFSA वो ओपन कर रहे हैं, वही फर्स्ट होम वो ओपन कर रहे हैं, RSP भी वो ओपन कर रहे हैं और हम भी करें। हमारा डिफरेंस, हमारा जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट का। जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका रोल रहता है कि हम जो इंटरेस्ट रेट देते हैं ना वो ज्यादा देते हैं बैंक से, इसीलिए हमारा डिफरेंस है। डिफरेंट जो बैंक है उन्होंने म्यूचुअल फंड से डील करती है, तो हमारा जो लाइसेंस होता है स्पेशली वो सेग्रेगेटेड फंड का होता है। अच्छा। इसलिए हमारा कंपनीज होती हैं जो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देती है। सो इन्वेस्टमेंट बेटर है। बाकी अदर वे के आप अगर अपने चेकिंग अकाउंट में मनी रखते हैं उस पर कुछ मिलता भी नहीं है, उसको आप TFSA में डाल सकते हैं। बिल्कुल। और थर्ड हम बात की थी RRSP। RRSP इज रिटायरमेंट सेविंग प्लान। जैसे हम यहाँ आफ्टर एज 65 से रिटायर होते हैं, उसके बाद हमको चाहिए मनी तो चाहिए सबका। तो अगर आपने जिंदा रहना है तो पैसे तो चाहिए आपको। बिल्कुल। सो यहाँ कैनेडा में हम रिटायरमेंट प्लान है जो पहले से ही प्लान करते हैं कि हमको अगर हमने रिटायर होना है तो उसके बाद हमको कितनी मनी चाहिए। सो उसके लिए भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा के उसमें साइड पे आप सेविंग कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इंश्योरेंस के नाल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने, मतलब टैक्स बचाना है, चलो इन्वेस्टमेंट करो। टैक्स भी बच जाएगा और अपनी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। तो रजिया, मतलब ना ये जो इंश्योरेंस की ये जो फील्ड है, इसमें बहुत कम ऐसी विमेंस मैंने देखी है आज तक, क्योंकि मोस्टली मतलब मैंने यही देखा है कि मतलब मेंस लोग ही इसमें रहते हैं, फैमिली के साथ मिलने जाते हैं, उनको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो आज इस विमेंस डे पे एक एज अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन आप क्यों बोलना चाहोगी कि इस इंश्योरेंस फील्ड में लड़कियों ने आना चाहिए? इसमें मैं जो बोलना चाहती हूँ, जो मैं पर्सनली जो मैंने फील किया है कि जो फाइनेंशियली नॉलेज लेडीज को होनी बहुत चाहिए। हमारी कम्युनिटी में कह सकते हैं, मैं तो पंजाब से हूँ, हमारे पंजाब में क्या होता है कि ज़्यादातर जो फाइनेंशियली हैंडल
करना होता है ना वो हस्बैंड करते हैं। हाँ, उनके mostly जितने ज़्यादा घर में वही मर्द होता है। होते हैं ना वही हैंडल करते हैं और लेडीज को पता ही नहीं होता है। सो इसीलिए आपको फाइनेंशियली नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली आप यहाँ रह रहे हैं कि कनाडा वर्गे मुल्क में रह रहे हैं, आपको आप पैसा तो अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बट उसको मैनेज कैसे करना है, फाइनेंस कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। सो स्पेशली इस वीमेन डे पे मैं तो जरूर कहूंगी कि जितनियां भी हमारी वीमेंस, हमारी लेडीज, हमारी सिस्टर्स सभी हैं, उनको इतना को तो आना चाहिए कि जो मनी वो अर्न कर रही है उनको मैनेज कैसे करना आना चाहिए, कैसे मैनेज करना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो जैसे आपकी एक फर्म है तो उसमें आप ही अकेले काम करते हो या किसी को ट्रेनिंग भी देते हो या कोई आपके साथ भी काम करता है कैरियर बन के? या मेरी टीम है, मेरी टीम में लेडीज जेंट्स दोनों काम करते हैं। अच्छा। अगर मैं और भी देख रही हूँ, अगर जो लेडीज इंटरेस्टेड है, जेंट्स इंटरेस्टेड हैं करने के लिए इंश्योरेंस का काम, लाइसेंस उन्होंने लेना है, उनको हेल्प चाहिए, वो हम सब हेल्प उनकी करते हैं। जैसे मैं भी चाहती हूँ हमारी जो टीम है आगे बढ़े और लोगों को, क्योंकि मैं अकेली तो ज्यादा सर्व नहीं कर सकती। जैसे मैं यहाँ विनिपेग में रह रही हूँ, मैं अकेली नहीं पूरे विनिपेग को सर्व कर सकती। सो मेरे को टीम चाहिए, मेरे को और लोग चाहिए जो मेरी भी हेल्प करें और लोगों को अच्छे से सर्व करें। बिल्कुल। सो मैं अपनी टीम में रखती हूँ और मेरे को और भी चाहिए, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो जो इस फील्ड में आना चाहता हो, सो मैं हैप्पी हूँ उनको सिखाने के लिए। यस बिल्कुल। और आपने ये जो अभी लास्ट एक सेंटेंस बोला, विमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट, हम बहुत सुनते हैं आजकल। तो इस पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि बातें तो कभी खत्म नहीं होगी, दो अगर औरतें यहाँ पे बैठी है तो क्यों ज़रूरी होता है कि एक विमेन के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि उसको किसी के सामने या घर वालों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े? क्योंकि आजकल तो मोस्टली लड़कियां कमा भी रही है, फैमिली संभाल के कमा रही है, बट क्यों ज़रूरी होता है ये? ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं एज ए लेडीज़, राइट, मोस्टली जो स्टार्टिंग के हमारे पेरेंट्स से जब से देख रहे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं घर के हम कह सकते हैं मर्दों पे। सो उनको सबसे पहले चाहिए क्या, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना कैसे है, ये भी अगला सवाल आ जाता है। अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फिर उनको मैनेज करना, वो फाइनेंस को मैनेज करना, ये भी सब है। सो इन सब को एक कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप चल के हम पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर उनको मैनेज करते हैं, फिर देखते हैं कि हम घर वालों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। और कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो आज का जो टाइम है ना, वो इतना महंगाई का टाइम है। सो एक कमाई के सिर पे तो घर चलता नहीं है, बोझ आ जाता है, उनके कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है। इसीलिए एक वीमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा यही मानना है। नहीं, बिल्कुल अच्छे से आपने ये बताया। मैं तो यही बोलती हूँ कि देखो लाइफ तो चलती है, बच्चे हैं, घर है, फिर भी मैं बोलती हूँ इस वुमेन्स डे पे कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। मतलब जैसे आप अपना पार्लर जाते हो, सैलून जाते हो, तो वैसे ही आप हेल्थ का भी ध्यान रखो। आप अपना 2 पैसे कमाओ तो आपको इतना अच्छा लगेगा। तो बस ये पॉडकास्ट उसी के लिए था। प्रियंका, आपने यहाँ इनवाइट किया और मेरे को भी आप सभी ऑडियंस के साथ रूबरू होने का मौका मिला, आप सबको जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। रजिया, वैसे तो पता है मैं जो भी इस शो पे जिसको गेस्ट को इनवाइट करती हूँ ना, उनसे मैं पहले मिल लेती हूँ, तो थोड़ा रूबरू हो जाते हैं, बातें हो जाती है। बट आपके केस में आप भी बिजी, मेरा भी स्केड्यूल हमारा मैच नहीं हो रहा था और हम सीधा मिले तो कैमरा के सामने ही मिले। बट सीरियसली थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत से लोगों को एक अवेयरनेस दिया कि इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट ये लाइफ में क्यों ज़रूरी होता है। और ये ऑन एयर विद प्रियंका की टीम की तरफ से एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू सो मच। वैसे
पता था आपको कि आपने एक बिजनेस वुमेन को मिलना है, हाँ। सो वो तो सीधा आपको कैमरे के सामने ही मिल सकती है, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो ऐसे मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ इनवाइट किया है, बिल्कुल। और एंड थैंक यू माय ऑडियंस जिन्होंने इतने ध्यान से अभी तक जो मेरे को सुन रहे हैं। थैंक यू। नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतना अच्छा अगर कोई आपको बताए तो सुनना तो पड़ेगा ही। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आपको आपकी बिजनेस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका थैंक यू बिजनेस सो ऐसे ही मच। बढ़े, Yes, ऐसे thank ही you. लोगों को आप हेल्प करती रहे। यस, थैंक यू। थैंक यू।